सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन एजुकेटर पे वेलकम है। आज जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का, वो है हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 12। कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का ये सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर 12 है। हम आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हमें हमें और क्या क्या सीखना है, क्या क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं। क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है तो हम आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे तक प्रोसीड करते जाएंगे। और इस इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली हम कोशिश करेंगे, देखिए जिस तरीके से हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर की बात करें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में, वहाँ हमने अपनी तरफ से मीन्स हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी अपने टर्म्स में, मतलब अपने सिलेबस से रिलेटेड टर्म्स को जाना था, हमने उनको समझा था, है ना। और उनसे रिलेटेड एक प्रॉपर नोट्स अगर बनाए भी होंगे आप लोग तो आपके पास गई भी होगी, नोट्स आप प्रिपेयर भी किए होंगे। तो आज वहाँ क्या था, हम लोगों ने लाइट और लाइट से रिलेटेड काफ़ी फिनोमिना का डिस्कशन किया था, स्टडी किया था और जाना था। हम लोगों ने मिला जुला के कहने का ये मतलब है कि हमने कुछ सीखा था, है ना। तो आज भी हम इस चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। सीखने क्या वाले हैं हम, जो कुछ भी इसमें सीखेंगे वो हम पूरी तरीके से चार्ज और चार्ज से रिलेटेड जो फिनोमिना है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे लाइट में क्या था, हमने जो भी फिनोमिना है, जो भी हमने चीज़ें सीखी थी, नए नए टर्म्स, वो क्या थे, लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमिना ही तो थे, है ना। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली हम इसमें डिस्कशन किस चीज़ का करेंगे, हम बोलेंगे कि ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। क्या कह सकते हैं सिंपली कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस in which it is the branch of science in which we study about the phenomena, है ना। we study about the phenomena associated with the interaction of charges, associated with the इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, है ना। ये काफ़ी ठीक रहेगा, बिटवीन द चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली है हमारी फिजिक्स की, जनरली है तो ये फिजिक्स की मेन ब्रांच है। फिर भी हम साइंस में कह दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज से एसोसिएटेड या चार्ज के इंट्रैक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं, चार्ज से इंट्रैक्शन का मतलब हो सकता है उन चार्ज के बीच का रिपल्सन हो सकता है, उन चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसी तरीके से चार्ज के इंट्रैक्शन से एसोसिएटेड जितने भी फिनोमिना है उसका डिस्कशन हम इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में या इलेक्ट्रिसिटी वाले टर्म में यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स की इस ब्रांच यानी इलेक्ट्रिसिटी में करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे हम लोग कि चार्ज है होते क्या है ना। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें डिस्कशन करना है चार्ज के इंट्रैक्शन से एसोसिएटेड जितने फिनोमिना हैं, तो चार्ज को जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, चार्ज जानने से पहले इतना जान लीजिए कि जनरली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन हम लोग करते हैं तो दो पार्ट में, इसको दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे होते हैं। वो आपका होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कशन हमें चार्ज के बारे में यहाँ पे करना है ना। हम यहाँ इन दोनों में, है ना, दोनों ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट में चार्ज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं, है ना, यहाँ पे चार्जेस का डिस्कशन तो किया जाता है लेकिन उनको रेस्ट में मान करके, चार्जेस एट रेस्ट, कोई मूवमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे चार्जेस किसमें होते हैं, मोशन में होते हैं, चार्जेस आर इन मोशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम उन चार्जेस का डिस्कशन करने वाले, उन चार्जेस से रिलेटेड एसोसिएटेड फिनोमिना का डिस्कशन करेंगे जो चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं, है ना। और रेस्ट में होने से जो कुछ भी फिनोमिना हो एसोसिएट जो कुछ भी फिनोमिना क्या हम उससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके रेस्ट पोजीशन में,
वो सारी स्टडी क्या कहलाएगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, उन्हीं चार्ज का हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन वो चार्ज इसमें होंगे मोशन में होंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं जरा करंट के बारे चार्ज के बारे में। ठीक है, तो देखिए चार्ज के जो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, पहले तो हमें चार्ज को डिफाइन करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो या यूँ कहिए कि पहले हम चार्ज को डिफाइन कर लें, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली चार्ज का ओरिजिन हुआ कहाँ से। ठीक है, और चार्ज का ओरिजिन हम यहाँ पे दो तरह से बताएंगे। मीन्स दो तरह का कहने का ये मतलब है कि एक हमारा एंशिएंट कॉन्सेप्ट चलता आ रहा था, जहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसका कुछ रिजल्ट देते थे, है ना, लेकिन इन डिटेल बहुत हम उस समय हमको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया चार्ज के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में उनको उस चार्ज को डिफाइन करना शुरू किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट भी बेटर रहा था, है ना, और हमने इसका कंक्लूजन भी एक बेटर ही निकाला। ठीक है, तो हम दोनों तरह से देखेंगे, एक एंशिएंट व्यू देखेंगे, है ना, एंशिएंट व्यू ओरिजिन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, और एक मॉडर्न व्यू ओरिजिन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए चार्ज होता क्या है ना, तो वैसे तो जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में अगर कई सारे स्टूडेंट से पूछा जाए चार्ज व्हाट इज द चार्ज, तो इन जनरल वे उसे डिफाइन करने के बजाय वे क्या करते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, like charges attract to repel to each other, unlike charges attract to each other, इस तरह का आंसर दे रहे होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ केसेस देखा गया है। लेकिन चार्ज हमें डिफाइन करना है ना, उनके टाइप्स को नहीं भी बताना है कि नहीं, हम दोनों को देखेंगे, उनके डिफिनेशन को भी और उनके टाइप्स को भी। ठीक है, तो चलिए जरा आप डिस्कशन किया जाए कि चार्ज होता क्या है। जैसे देखिए आप लोग क्लास 9 में पढ़े रहे होंगे, है ना, क्लास 9 में आप पढ़े रहे होंगे इनर्शिया को, है ना, प्रीवियस क्लास में इनर्शिया वाले टॉपिक को पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप देखे होंगे कि इनर्शिया क्या होती थी, हर एक ऑब्जेक्ट की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती थी ना, जिससे वो क्या करता था, अपने अंदर किसी भी तरह की चेंज का अपोज करता था। ठीक है, तो चार्ज भी ऐसा नहीं कि किसी चीज़ का वो अपोज करेगा, चार्ज किसी मटेरियल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, चार्ज किसी मटेरियल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, सिंपली कह दीजिए कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो कि या जिसकी हेल्प से वो मटेरियल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है ना, या यूँ कहिए कि प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकता है, या फिर उसे उस चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है। और ये जो प्रोड्यूस करना और एक्सपीरियंस होना किन चीज़ों का, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट का, ये सब जिसकी वजह से वो मटेरियल कर पा रहा होता है, वो टर्म है क्या, चार्ज। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर हम उसको डिफाइन करें भी, तो चार्ज को क्या डिफाइन करेंगे, सिंपली लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और कहाँ से, सॉरी, ठीक है, the property of matter due to which it produces or experience, है ना, experiences, प्रोड्यूस करे, एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये चार्ज हुआ, ठीक, डिफिनीशन इन जनरल। ठीक है, समझ भी आ गया होगा कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि मैटर भी कह सकते हैं, वो प्रॉपर्टी जिससे वो मैटर या मटेरियल क्या करेगा, अपने आसपास, या यूँ कहिए कि वो मैटर या मटेरियल एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब भी होता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उसको एक्सपीरियंस भी हो रहा है, तो उस मटेरियल जो जिस प्रॉपर्टी से वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस करना या फिर प्रोड्यूस करना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट जैसे आप एक्सपेरिमेंटली कैसे समझेंगे, जैसे क्या करते थे हम एंशिएंट टाइम में, ठीक है, अभी भी जनरली ये पहले का मैं बात बता रहा हूँ, है ना, ये तो अभी भी लोग करते हैं। एंशिएंट टाइम में होता क्या है कि हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, क्या, रबिंग ऑफ अ कॉम्ब, ठीक है, रबिंग ऑफ अ
कॉम्ब विथ हेयर, ठीक है। अभी भी लोग करते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम देखिए हम यहाँ चार्ज को थोड़ा इलेबरेट करके मीन्स बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके का चार्ज, खैर चार्ज की डेफिनेशन तो हो ही चुकी है, लेकिन थोड़ा एक्टिविटी से समझ जाएं। तो देखिए क्या करेंगे, जब हम कॉम्ब को अपने हेयर से रब करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक्चुअली हमारा हम ये जो मान लीजिए कॉम्ब तो इन जनरल प्लास्टिक का ही होता है। तो मान लीजिए अगर हम कॉम्ब कुछ इस तरीके का डायग्राम बना भी देते हैं करके लिए, ठीक है, मान लो ऐसा कोई कॉम्ब है तुम्हारा, ठीक है भाई, ऐसे ही कॉम्ब होते हैं इन जनरल, ढेर सारे इसमें प्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये हमारा हेयर है, ओके। देखिए क्या होता है, जब हम कॉम्ब और हेयर को आपस में रब करते हैं, क्या हेयर तो मतलब कॉम्ब को ही ले जाते हैं पास में हेयर को, इस तरीके से ऐसे रबिंग करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन हम जानते हैं ना, फ्रिक्शन क्या होता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करके क्या होती है, टच करने के साथ साथ उनमें अगर हम रबिंग कर दें, है ना, रबिंग कराने के लिए हमें उनको टच कराना ही पड़ेगा। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो इस केस में फ्रिक्शन जनरेट होता है उनके सरफेस के बीच में, ठीक है। और आपको पता है कि जहाँ कहीं भी फ्रिक्शन जनरेट होगा वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होगा। तो होता क्या है, जब हम एक कॉम्ब और हेयर को, कॉम्ब को हेयर के पास जाकर के रब करते हैं, तो उस केस में ऐसा माना जाता है, या ऐसा होता भी है, माना क्या जाता होता ही है कि ये जो कॉम्ब होता है रब करने के बाद इसके अंदर कुछ नेचर आ जाता है, और ये क्या करता है, जितने भी अनचार्ज्ड बॉडी हैं, हल्के अनचार्ज्ड बॉडी है ना, लाइट अनचार्ज्ड बॉडी को ये क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे कई बार, रब किए होंगे कॉम्ब को अपने हेयर से, उसके बाद उस कॉम्ब को कागज़ के छोटे छोटे एकदम लाइट पार्ट्स या टुकड़े कह सकते हैं उसके पास ले गए होंगे, तो वो जो कॉम्ब है रबिंग के बाद वो क्या करता है, उसको अपने में उन कागज़ के टुकड़ों को चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अभी रबिंग करने से पहले इस कॉम्ब के पास इस तरीके का नेचर नहीं आया था, है ना, नहीं आया था, तो भाई हम कह रहे थे नहीं आया था तो नहीं अट्रैक्ट कर रहा था। बट जैसे ही हेयर से हमने रबिंग करा दी तो इसके कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे वो अट्रैक्ट करने लगा है उन कागज़ के टुकड़ों को। तो ऐसा क्या खास बात हुआ है, ये चार्ज हो गया है, ठीक है। रबिंग के बाद इसमें चार्जिंग, इसके अंदर चार्ज का नेचर आ गया है, और ये क्या कर रहा है, हल्की चीज़ों को हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी इन जनरल होता क्या है, देखिए जनरली क्या होता है ना कि इस कॉम्ब पे रबिंग के बाद, ठीक है, आफ्टर रबिंग, ठीक है, आफ्टर रबिंग कॉम्ब गेट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कॉम्ब के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड हेयर गेट्स पॉजिटिव चार्ज, हेयर गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये होता है एक्चुअली जनरल के, जब हम ये एक्सपेरिमेंट का देखिए ना, पता चला ना कि एक्चुअली चार्ज ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। तो ये कॉम्ब हेयर से जब हम रब करेंगे तो कॉम्ब के पास एक अट्रैक्टिव नेचर, सॉरी एक चार्ज नेचर आ जाता है, इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, हल्के ऑब्जेक्ट को या कागज जैसे हल्के ऑब्जेक्ट को क्या करने लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा चार्ज को समझने का, ठीक है, वो भी मॉडर्न व्यू से। तो एंशियंट टाइम में क्या था, है ना, एंशियंट टाइम में जो चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया जाता था वो फ्रिक्शन के हेल्प से दिया जाता था। बोला जाता था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करेंगे हम उनमें तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से उनमें से दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, यानी कि एक में से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं बताया गया था कि एक में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है दूसरे में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था, ठीक है। तो हम एंशियंट टाइम में इन्हीं वे से हम समझाएंगे। बहुत सारा इसमें होता है, लोग वो एबोनाइट की एक छड़ आती है ना, रॉड आती है, उसको भी लोग रब करके बताते हैं। फिर एक सिल्क आता है, उसको भी रब करते हैं किसी सरफेस से। तो हर केस में रब करने का देखना है ना, हर केस में रब करा रहा है। रब करने का ये मतलब सेंस यही है कि करेंगे क्या है, उसको जब रब करेंगे तो उन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा, और एक दोनों ऑब्जेक्ट में से मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं।
कॉम और एयर के केस में कॉम नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, एयर पे। अब अभी तक तो आप जान मीन्स अब तो मॉडर्न डे में आप ये जान चुके हैं कि जो भी सब्सटेंस अगर नेगेटिव चार्ज उस पे आता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है या एक्सेप्ट किया है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उनका वो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, ठीक है। तो लेकिन उस समय जब स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में इस तरीके के प्रैक्टिकल करके लोग समझा रहे थे तो उस समय उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो जरा वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, तो इसे यूज करते हैं। ये रबिंग ऑफ कॉम वाला आसान था थोड़ा सा समझना। तो ऐसे जितने भी रबिंग मीन्स चार्ज को प्रोड्यूस करने के जितने भी वे हैं जिसमें हम रब करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप इसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसी तरीके से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग चार्ज कह सकते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग चार्ज क्या है ये समझिएगा। देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हम जानते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और इसके आउटर ऑर्बिट्स में देखेंगे क्या पता ही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में आपका, ठीक है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन जनरल कॉन्टिन्यूअस रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए इन इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है ना, आपको पता भी होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिवली चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, वे इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल पे फोर्स लगा के उनको अपने पास खींचे रहता है ना। तो होता क्या है जनरली कि प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होने की वजह से, प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है, तो इस न्यूक्लियस का इस प्रोटॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और मीन्स कहने का कि न्यूक्लियस इस प्रोटॉन पे भी आपका एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगाएगा, लेकिन वो अट्रैक्टिव फोर्स का जो कहने का मैग्नीट्यूड है वो प्रोटॉन वाले में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटॉन उस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होता है, यूँ कहिए कि न्यूक्लियस में ही रहता है, ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट चार्ज का दिया गया तो उसमें ये कहा गया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, आपस में रब करते हैं, तो रबिंग के दौरान क्या होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में से या किसी एक पार्टिकल में, कह सकते हैं, पार्टिकल नहीं कहना ठीक होगा, ऑब्जेक्ट कहना सही रहेगा। तो इसमें ये कहा गया कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, जब टू ऑब्जेक्ट्स, देन डेफिनेटली बोथ विल गेट चार्ज, कोई एक चार्ज नहीं होगा, दोनों होगा, बोथ विल गेट चार्ज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चार्ज होगा, जब हम दोनों को रब करेंगे तो दोनों में चार्ज नेचर आएगा, लेकिन खास बात क्या थी कि उनमें से उन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और साइमल्टेनियसली दूसरा उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है ना। तो चार्जिंग नेचर दोनों में आना है, रबिंग के बाद चार्जिंग नेचर दोनों में आना है, लेकिन वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और दूसरा उसको साइमल्टेनियसली क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट इतना ही बस बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, या यूँ कहिए कि चार्ज की ओरिजिन का जो एक्चुअल नेचर है, ओरिजिन का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है चार्ज के लिए कि जो चार्ज का ओरिजिन है वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें खास बात आपको इसलिए मैं इसको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए, प्रोटॉन इज टाइटली हेल्ड, सही बात है,
प्रोटॉन इज टाइटली हेल्ड बाई न्यूक्लियस, लिख सकते हैं बाई न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा काफ़ी टाइटली हेल्ड किया गया होता है। अब इस केस में बताइए किसको निकाल, मीन्स अगर हमको तो पता है कि यार चार्ज तो प्रोटॉन पे भी होता है और न्यूट्रॉन पे भी चार्ज, सॉरी प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट को कंफर्म है कि चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज किसकी वजह से आएगा, प्रोटॉन की वजह से कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि हमारे एटम में यही दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो कि चार्ज होते हैं। तो इसमें भी क्लियर किया जा रहा है कि प्रोटॉन की वजह से वो चार्ज नहीं आता है, कभी भी प्रोटॉन की वजह से चार्ज नहीं आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब भी आता है तो किसकी वजह से आता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसका रीजन भी आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस प्रोटॉन को टाइटली हेल्ड किया रहता है कंपैरिजन देन इलेक्ट्रॉन, तो इसकी होल्डिंग, इस न्यूक्लियस की होल्डिंग प्रोटॉन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेगा इस केस में, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा। या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहता है इसलिए आसानी से निकल आता है, और वही इलेक्ट्रॉन ही वो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ये सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लिख सकते हैं ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू गेट चार्ज, है ना, टू गेट चार्ज, नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ रही बात। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकें, या जिनकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज आए। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज आता है तो वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना। और ख़ास बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के द्वारा लूजली हेल्ड किया गया होता है, तो इसी बॉन्डिंग थोड़ी लूज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा और भी फ्री हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी बॉन्डिंग जो इसका अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा लूज है, तो इसी का कॉन्सेप्ट जब हम कंडक्टर और इंसुलेटर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे आएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए चार्ज के हमने मॉडर्न और एंशिएंट कॉन्सेप्ट दोनों देख लिए, मीन्स है ना, दोनों तो डिस्कशन कर लिया। तो अब जरा हम करते हैं, देखिए अब चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए जितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं चार्ज से रिलेटेड, ठीक है, उन्हीं बातों को एक लिस्ट करके बताया जाता है, समझाया जाता है स्टूडेंट्स को। तो जिसको हम लोग एक नाम देते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, या यूँ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चार्जेस, जो भी नाम दे सकते हैं। यानी कि चार्ज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया गया, उनमें जो खास बातें देखी गई उसी को लिस्ट करके समझाया जाता है। तो हम उसी पर अब डिस्कशन करने वाले हैं। देखो तो पहला डिस्कशन होगा इन जनरली, ठीक है। अब तो डिस्कशन हो चुका है ना कंफर्म कि भाई जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं होने वाले हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। प्रोटॉन यार न्यूक्लियस से निकल ही नहीं पाएगा, उसको निकालना ही बहुत मुश्किल है, तो हम उससे चार्ज का आना हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चार्जेज है ना, जनरली हम इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चार्जेस, क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जरा वो देखते हैं। तो देखो पहली बात तो चार्जेस के दो नेचर होते हैं, चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पहली चीज तो सिंपली लिख दो कि चार्जेस है ना आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज है ना एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से रिलेटेड होते हैं, या पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के। नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। सेकेंड बात क्या आप जानेंगे कि हम
देखिए चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डिस्कशन करते हैं सबके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उनकी एक यूनिट होती है, ठीक है। तो हम इनकी यूनिट का डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बता सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चार्ज क्या है, उस एसआई यूनिट, सॉरी कूलॉम्ब चार्ज की क्या है, एक एसआई यूनिट है। हम जनरली कूलॉम्ब को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कूलॉम्ब एक साइंटिस्ट हैं, है ना, उन्होंने उनके मीन्स नाम के फेवर में, उन्हीं के नाम के फेवर में इसकी यूनिट को रख दिया जाता है कूलॉम्ब, ठीक है। तो एसआई यूनिट चार्ज की होती है कूलॉम्ब। और देखिए आपको पता है, हमने भी बताया ना कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ठीक है। तो अब से हम जो भी चार्ज की बात करेंगे वहाँ पे अब हम प्रोटॉन को नहीं मेंशन करने वाले हैं। हम हमेशा बोलेंगे कि हम किसका यहाँ पे जो चार्ज आया हुआ है बोलेंगे तो, लेकिन अब हम समझ जाएंगे कि चार्ज अगर यहाँ पे है, चाहे 50 कूलॉम्ब को या 50 माइक्रो कूलॉम्ब को हो, छोटे से बड़ा चार्ज जितना भी, वो सब किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मौजूद होगा, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, पता है कितना होता है आपको, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। बहुत छोटा चार्ज है, कूलॉम्ब का है, बट हाँ है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। और खास बात यहाँ पे देखिएगा कि इससे छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज आपको नेचर में नहीं मिलने वाला है। मेरी बात समझिए, एक्सपेरिमेंटली मैं इसको किया गया है, समझाया जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, इससे स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड वाला चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज, सॉरी स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन आवर नेचर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये बात भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज is smallest magnitude of charge exist in our nature, ठीक है। समझ में आ रही बात, इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलने वाला है ना। वो तो एक्सपेरिमेंटली जब हम करते हैं तो माइक्रो, मिली, है ना, पीको, नैनो, इसलिए हम लगा दे रहे थे वहाँ पे कि हम वहाँ एक्सपेरिमेंटली इनसे छोटे चार्जेस के मैग्नीट्यूड, इनसे छोटे, जैसे हम नहीं कहते हैं कि भाई आप कहते हैं सर इससे छोटा नहीं मौजूद हो तो आप क्यों माइक्रो लगाते हो, क्यों पीको लगाते हो, क्यों, है ना, नैनो इस तरीके का टर्म यूज़ करते हो। तो ये हम क्या करते हैं, लैब वगैरह में हमें इतने ऑर्डर के चार्ज की ज़रूरत होती है तो हम लेते तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसकी यूनिट को छोटे यूनिट में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो हम इस मैग्नीट्यूड से भी छोटा चार्ज ले रहे हैं, नहीं, इस मैग्नीट्यूड से छोटा चार्ज वहाँ कैलकुलेशन के लिए बस लिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतने इससे छोटे वाले मैग्नीट्यूड का चार्ज मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो होता तो एक्चुअली यही सारे चार्जेस होते हैं, बस हम वहाँ कैलकुलेशन के लिए उनको स्मॉलेस्ट यूनिट में मीन्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई चार्ज की। जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अच्छा आपको पता है कि अब जब चार्ज होगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। तो हम जानते हैं चार्ज की यूनिट क्यू भी होती है, और चार्ज को जनरली स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, याद करिएगा, बताना भूलिएगा, चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे मान लो क्यू चार्ज है या स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज है, तो उसमें ये क्यू अमाउंट का चार्ज इलेक्ट्रॉन की ही वजह से है ना, यानी कई सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके इस क्यू अमाउंट के चार्ज को उसके ऊपर क्या किए होंगे, जनरेट किए होंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी अगर ऑब्जेक्ट पे क्यू अमाउंट का चार्ज हो तो उसमें एन इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसी को इन जनरल फॉर्म में हम लिखेंगे इसी के नीचे। तो जैसे हम यहाँ लिखना चाहें तो थर्ड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, इफ क्यू चार्ज, मान लो चार्ज क्यू है, इफ क्यू चार्ज कंटेन्स, मान लो कोई चार्ज क्यू, इफ क्यू चार्ज कंटेन्स स्मॉल एन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, देन एक रिलेशन होता है, देन हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू N इंटू ई। समझिए इस चीज़ को। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्टिकल है या कहीं कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस वगैरह ना कहें तो ठीक रहेगा, बॉडी कहना ठीक रहेगा। किसी बॉडी पे क्यू चार्ज अगर आता है तो उस क्यू चार्ज, वो जो क्यू चार्ज आया हुआ है वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होगा, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। यानी क्या है, क्यू चार्ज है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से हम किसी चार्ज के रिगार्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है या किसी इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग टोटल कितने चार्ज मिल सकते हैं, है ना, कितने चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है, वो चीज़ें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए हम क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। क्वांटाइजेशन एक नया वर्ड है, लेकिन समझाया जाएगा तो वो नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो सब गर्मी काफ़ी है तो फिर कोई नहीं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा क्या कहता है, जो भी फोर्थ होगा, आई थिंक फोर्थ होगा, देख लीजिएगा। यहाँ ये क्या कहा जा रहा है कि चार्ज इज, है ना, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब रिलेशन है, ये जो हमने अभी भी रिलेशन बताया Q इज इक्वल टू N, यहीं से बताया जा रहा है कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज का क्या मतलब है, क्वांटाइज का मतलब क्या है कि देखिए हम कह रहे हैं कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो वो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में होना है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, कोई रेशनल वैल्यू नहीं, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, सिर्फ इंटीग्रल का मतलब ये कहा जा रहा है। क्वांटाइज का मतलब मीनिंग ये है कि जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा बॉडी ए से बॉडी वी में, तो उस चार्ज का जो ट्रांसफर होना है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में होना है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये कहने का, या हम ऐसे कह सकते हैं, मीन्स कह सकते हैं, मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मीन्स ट्रांसफर ऑफ चार्ज occurs, transfer of charge occurs in integral multiple of E, in integral multiple of E। कहने का मतलब ये कि चार्ज आपका कभी 1E या फिर 2E या फिर 3E या यूँ कहिए 5E डॉट डॉट डॉट, यानी E के, यानी जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो उस चार्ज के ट्रांसफर का जब आप अमाउंट देखेंगे ना, तो जनरली 1E 2E 3E यानी कि E के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म का ही मिलेगा। मतलब कहने का कि अगर मान लीजिए चार्ज आप कहीं निकाल रहे हैं और आई थिंक आपका जो कुछ भी आया, कुछ भी वैल्यू आ सकती है कूलॉम में, ठीक है, तो उस कूलॉम के चार्ज को अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन, उसको अगर आप एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के फॉर्म में ब्रेक करें ना, तो एक इंटीग्रल मल्टीपल भी उसके साथ आएगा, हमेशा यही होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी दो बॉडी के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है तो उस चार्ज के ट्रांसफर का जो ऑर्डर होता है, या ऑर्डर नहीं कहेंगे, वो चार्ज का ट्रांसफर हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है, इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, आप यहाँ लिख सकते हैं कि अ चार्ज बॉडी, ठीक है, चार्ज्ड बॉडी always attracts an uncharged body, attracts an uncharged body। सही बात है कि भाई एक चार्ज बॉडी जब भी सामने कोई अनचार्ज बॉडी होगी तो उसको हमेशा क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे हमने कॉम्ब वाला एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स, क्या उस कॉम्ब वाले एग्जांपल में हमने किया था कि उस कॉम्ब को हमने क्या किया था, हेयर से रब किया था, तो हेयर से रब करने के बाद कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया था और हेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया था, तो चार्ज तो आया कॉम्ब पे, ठीक, तो अब वो कॉम्ब चार्ज बॉडी हो गया। लेकिन जब हम उसको और कागज़ के हल्के टुकड़ों के पास, हल्के पार्ट्स के पास ले जा रहे होते हैं, तो वो कॉम्ब क्या करता है, उन अनचार्ज पार्टिकल, भाई कागज़ तो अनचार्ज है ना,
और कॉम्ब क्या है, चार्ज। तो चार्ज बॉडी हमेशा अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं आप, किए भी होंगे आप लोग, तो समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो कॉम्ब चार्ज बॉडी थी, वो अनचार्ज बॉडी यानी कि कागज के हल्के हल्के जो टुकड़े हैं उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये हमेशा सही बात होती है। तो चार्ज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यही सारे 4-5 है, और भी इंपॉर्टेंट है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर का मतलब या इसके पास मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन की बात इसमें नहीं करते हैं, सब आप जानते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग चार्जेस हमने डिस्कशन किया। तो अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। नया कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और देखिए चार्ज अब जान लिए, और ये जान लिए कि चार्ज का जो मेन रीज़न है या चार्ज के ओरिजिन का जो मेन वजह है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। या इसको आप सिंपल वे में ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये भी देख लिया। तो अब क्या, चलिए जरा अब कुछ देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, है ना, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कुछ में से होता भी है, कुछ में से नहीं भी होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में या कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देते अपने में से। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे बुक वगैरह हो गया, है ना, हमारे हाथ में जो मार्कर मौजूद है, ये सारे ये ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसे बॉडी कह सकते हैं जिनमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा, है ना, या कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी। तो अब हम चल रहे हैं जरा कुछ ऐसे मटेरियल का डिस्कशन कर लें, ठीक है, जिनसे पता चले कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो हो रही है नहीं, अगर हो रही है तो अच्छे से हो रही है कि कैसे हो रही है, वो जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसे इरेज करें, और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, या सिंपली ये समझे कि हम कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, इन सब टर्म्स के बारे में। तो बढ़िया, आगे क्या डिस्कशन करेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टर्म में जो भी कंडक्टर। कंडक्टर भी देखिए एक मटेरियल होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, एक मटेरियल होते हैं। और कैसे मटेरियल होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से फ्लो कर सके। तो चूंकि आपको ये बात पता है, अच्छा पहले इसके बारे में ये चीज़ लिख लीजिए कि क्या लिख सकते हैं कि मटेरियल, है ना, मटेरियल विच कंडक्ट्स, मटेरियल which conducts electricity easily through them, ठीक है, easily through them, उन्हीं को क्या बोलते हैं, called या are called conductor। ठीक है, are called कंडक्टर। तो देखिए आपको पता है कि ये तो कंफर्म होगी कंडक्टर है क्या, कि वो सब्सटेंस है या वो मटेरियल है जो कि क्या करते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सकती है, कंडक्ट हो सकती है। अच्छा, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का मतलब करंट का फ्लो होना। और आपको पता है कि करंट फ्लो होगा तो वहाँ चार्ज मूव करेगा, और फिर चार्ज है, यानी चार्ज यहाँ पे अगर चार्ज मूव कर रहे हैं यानी कि कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज किन वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से होता है। तो और वो तो ठीक है, करंट जब फ्लो होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगी किसी मटेरियल से, तो उसमें हो ना हो इलेक्ट्रॉन जरूर मूव कर रहा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तभी तो हम कह रहे हैं कि चार्ज मूव कर रहा है, यानी कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अच्छा, चूंकि करंट कंडक्टर्स में फ्लो हो रहा है, तो इस कंडक्टर के भी अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं, है ना, कंडक्टर के भी होते हैं। तो यहाँ अगर हम एक बात समझें, एक डायग्राम बना करके अगर एक बात समझे कि मान लीजिए हमारा ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें भी, इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। हमें बहुत बड़ा बना है डायग्राम, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक एटम होगा, उस एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होंगे, उनको नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो और जब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के एंड पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके करंट फ्लो कराना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का मतलब आई फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और करंट में भी इसके भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या मतलब इलेक्ट्रॉन तो शायद सेम ही होता है। तो इस करंट जो करंट फ्लो हो रहा है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसी और सोर्स से आ रहे हैं, और इस कंडक्टर का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ये करंट, आपको पता है कि करंट कंडक्टर में से बहुत अच्छे से फ्लो होता है, इजीली फ्लो होता है। तो जैसे ही करंट इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, तो इस करंट में
करंट का, भाई करंट का मतलब चार्ज ही ना फ्लो हो रहा है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इनका डेफिनेटली कोलिजन होने वाला है कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेसिस्टेंस का, हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आ रहा था तो हमें लगा कि हम उसे भी क्या करें, थोड़ा सा इन शॉर्ट इसको बताते चलें। तो यहाँ रेसिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, अभी हम आगे चल पढ़ने वाले हैं। तो इतना देखा आपने। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट होता है उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो चूंकि कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है, अच्छे से मूव करता है, कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है। तो वहाँ पे यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो रही है, तो ये कंडक्टर इस करंट का ज़्यादा ज़्यादा अपोज नहीं कर रहा है जाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि यार हम यहाँ ऐसी क्या खास बात होती है कि ये कंडक्टर इतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास करने देता है, ज़्यादा अपोज नहीं करता। वो खास बात पता है क्या होती है, इस कंडक्टर के पास ढेर सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। इंसुलेटर के कंपैरिजन में ये कंडक्टर अपने पास काफ़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखे रहता है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, करंट आसानी से कंडक्टर में फ्लो होता है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जरा ये समझेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमको पता है कि न्यूक्लियस हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करके उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है, ठीक है। तो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से थोड़े दूर मौजूद होते हैं, या जिनका ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन्स से इस न्यूक्लियस से थोड़ा दूर वाला होता है, तो उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पे मान लीजिए कि हम एक तीसरा ऑर्बिट भी यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। मान लो तीसरा ऑर्बिट हमने ब्लू कलर वाला यहाँ बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये जो तीसरे वाले ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, काफ़ी दूर हो गया है ये। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होने से अब ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा वीक हो जाएगा। थोड़ा वीक हो जाने से क्या होता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस के द्वारा ये बहुत हल्के ढंग से या बहुत हल्के फोर्स से पकड़ा गया है, लेकिन अभी भी हेल्ड है। तो होता क्या है, क्योंकि लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन, तो जैसे हम बाहर से थोड़ा सा भी हीट देते हैं, हम नहीं रब कर रहे हैं पार्टिकल्स को, ठीक है, यहाँ रब तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन करंट आप पास करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत कोलिजन होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। खैर अभी मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, पहले हम यहाँ पे रहते हैं। तो लूजली हेल्ड रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, और लूजली हेल्ड होने से क्या होता है, अगर जरा से भी इनको एनर्जी मिलती है तो ये इस ऑर्बिट को छोड़ करके क्या होते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं। इस एटम से क्या होंगे, वे क्या करेंगे, इवॉल्व कर जाएंगे इस ऑर्बिट को छोड़ करके। तो जैसे ये इवॉल्व होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है, निकल आते हैं, तो इन्हीं को हम क्या नाम देने लगते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस द्वारा टाइटली हेल्ड नहीं किए होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, और जरा से भी एनर्जी पाने पर ये क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट है उसको छोड़ करके क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कह रहे हैं। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है इन कंडक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है, सिर्फ एक दो ऐसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से इजीली इसलिए फ्लो कर देता है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंपैरिजन देन इंसुलेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, अब ये चीज़ समझ में आ गई, तो यानी कि हम यहाँ ये चीज़ लिख सकते हैं सिंपली कि कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स जनरली मेटल्स हैव large number of what free electrons, मीन्स इनके पास लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। ड्यू टू दिस रीजन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी वे में क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, ठीक है। इंसुलेटर में क्या होगा उसको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा, कंडक्टर में देखिए कुछ खास बात ये होती है, जनरली आपके एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इन जनरल व्हाई वी प्रीफर टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वायर ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर,
कंपैरिजन देन या रेदर देन सिल्वर, है ना। कहने का मतलब कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो हम सिल्वर का ही क्यों ना वायर बना दें, क्योंकि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो। तो जब हम अपने हाउस होल्ड में या जो डेली लाइफ में ये इलेक्ट्रिकल वायर यूज कर रहे हैं उसको सिल्वर का ही बना दें, ताकि हमें करंट अच्छे से फ्लो हो सके हमारे लिए, है ना, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्यों हम नहीं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी हम क्यों सिल्वर के लिए वो इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं बनाते हैं, उसके कंपैरिजन में हम एल्युमिनियम और कॉपर का क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न देखिए लिख नहीं रहे, सिंपली ऐसे समझा देते हैं कि काफ़ी कॉस्टली हो जाने की वजह से। सिल्वर काफ़ी कॉस्टली मेटल है, तो भले ऑल्दो इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ सिल्वर मेटल वी विल प्रीफर टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स ऑफ एल्युमिनियम और कॉपर, ठीक है। तो एल्युमिनियम और कॉपर थोड़े हमारे बजट में आ जाते हैं, मीन्स वे सिल्वर से थोड़े सस्ते होते हैं, चीप होते हैं थोड़े, तो इसीलिए हम अपने हाउस होल्ड या डेली लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स बना रहे होते हैं वे हम एल्युमिनियम और कॉपर के मेटल का बनाते हैं, सिल्वर का नहीं बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर थोड़ा हमारे लिए क्या होता है, कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस का। तो चलिए कंडक्टर भी हो गया, अब जरा इंसुलेटर में क्या है, सिंपली हम इंसुलेटर को डिफाइन कर लें, देन हम पढ़ेंगे आगे, सीधा बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा जाएगा बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे सारी चीज़ें। चलिए देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। अब क्या है भाई, अब हम जानना चाहते हैं इंसुलेटर के बारे में, ठीक है। इंसुलेटर लिखेंगे, सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि इंसुलेटर, जैसे एग्जांपल हम बात करें इंसुलेटर में आपके प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, वुड एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ये हम डिफाइन नहीं कर रहे, डिफिनेशन को ऐसे ओनली बता देंगे कि इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे कि दोज मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या दोज मटेरियल विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर, है ना। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर जाते हैं अपने में से, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। प्लास्टिक, रबर, वुड ये एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के। आप देखेंगे कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो देखा हमने कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरह से क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा का तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर जितने भी होते हैं जनरल नॉन मेटल्स होते हैं, तो इंसुलेटर में किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वहीं कंडक्टर प्रॉपर वे में और अच्छे वे में इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप इंसुलेटर और कंडक्टर का कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, तो जरा आप डिस्कशन करते हैं हम आगे के टर्म्स के बारे में, ठीक है। जो होगा हम बता रहे हैं क्या है, आई थिंक हमारे हिसाब से होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं। अब एक चार्ज लेते हैं, ठीक है। चार्ज क्यों लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। क्या लगता है यहाँ रख देने से क्या कर सकता है ये चार्ज, चार्ज क्यों हम यहाँ रख दिए हैं, चार्ज क्यों रख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि हम बहुत इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। इन जगह मैंने बताया था ना कि जब भी हम चार्ज क्यों लेंगे तो उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं। तो जब हम मान लीजिए चार्ज यहाँ रखा हो तो होगा क्या, जनरली क्या होगा, ये चार्ज अपने आसपास के रीजन में कुछ क्रिएट करेगा। कुछ क्या क्रिएट करेगा इसका कैसे पता चलेगा, कुछ जो क्रिएट करेगा भी बता रहे हैं, कुछ में वो क्या क्रिएट करेगा, ये कुछ अपने आसपास क्रिएट करेगा, उसका पता कैसे चलेगा, किसी दूसरे चार्ज को इसके पास लाओ, ठीक है। मान लो चार्ज हमारा क्यू में था, हम क्या कर रहे हैं, क्यूबी चार्ज को कहीं और से इसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आसपास एक इसका एक खुद का एक रीजन है, समझिएगा, इस चार्ज क्यू का अपने आसपास का खुद का एक रीजन है। जैसे ये चार्ज इस रीजन के करीब आता जाएगा, इस रीजन के पास पहुंचेगा या इसको पार करेगा, तो इस चार्ज को कुछ एक्सपीरियंस होगा। कुछ एक्सपीरियंस का मतलब इसको एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा एक्चुअली। इसे ऐसा लगेगा
इस चार्ज को ऐसा लगेगा कि इसको ये अपनी तरफ खींच रहा है या इसको धकेल रहा है दूर की तरफ, है ना। जब आप इसको धीरे धीरे मूव कराएंगे तो चार्ज का एक्सपीरियंस होगा कि इस पे या तो ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है या इसको रिपेल करके दूर भेज रहा है, ठीक है। तो इस चार्ज को एक्सपीरियंस हुआ ना, किसी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपीरियंस हुआ ना, इसीलिए तो इसको इसके पास बोलते हैं कि चार्ज है। लेकिन हमें ये नहीं समझना है कि इसको एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है, बस हमें ये समझना है कि इसके इस रीजन के पास आते ही क्या ऐसी खास बात हुई इसके साथ, पता है वो खास बात क्यों हुई? क्योंकि इस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर चार्ज से एसोसिएटेड उस चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इस चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसे इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर कर रहा है तो इस दूसरे चार्ज को एक फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो हमें यहाँ ये समझाना है, क्या समझाना है स्टूडेंट्स? हम यहाँ ये समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है किसी स्पेस, किसी चार्ज के चारों तरफ का एक रीजन है ना, जहाँ या जिस रीजन में कोई अनदर चार्ज एक इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल इंट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करता है, उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। तो डिफाइन कर दें, तो डिफिनेशन इस तरीके से बनेगी कि द स्पेस, या रीजन कह सकते हैं द स्पेस अराउंड अ चार्ज, ठीक है, अराउंड द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, सही बात है, ये भी कहना गलत नहीं है, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें इस चार्ज के इन्फ्लुएंस को, इस चार्ज के इफेक्ट को देखा जा सकता है। कैसा इफेक्ट है? चार्ज के कौन से इफेक्ट की बात करें भाई? वही इफेक्ट जो वो ये चार्ज दूसरे पे या तो अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगा रहा है या तो रिपल्सिव वाला, यही इफेक्ट है ना। तो चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसके अंडर में, है ना, हम उस चार्ज के इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी स्पेस को क्या नाम देते हैं बेटा? उसी स्पेस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चार्ज को अभी भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे, है ना। तो अब एक नए नए टर्म अब आपके सामने आएंगे, ठीक है। कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उन सबको भी हम इन्हीं से समझने वाले हैं, ठीक है। तो जरा अब हम एक नया टर्म समझ लेते हैं, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये नया टर्म डिफिनेशन हो सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखिए होगा क्या कि ये चार्ज अपने आप यहाँ जाएगा नहीं, है ना। एक क्लोजेस्ट अप्रोच होता है जब ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आता है, ठीक है, तो ये अपने आप इसकी तरफ तभी जाएगा, अट्रैक्ट तभी होगा जब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अभी इतना ही डिटेल नहीं समझते हैं, बस इतना कहते हैं कि ये चार्ज अपने आप तो यहाँ से उस चार्ज के पास जाएगा नहीं, या उस फील्ड में जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो होगा क्या, हमें पता है कि भाई हम फिजिक्स में प्रीवियस क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि कोई भी बॉडी खुद डज नॉट इटसेल्फ मूवमेंट नहीं कर सकती जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है। तो होगा क्या कि हमें फोर्स नहीं, एक फोर्स के साथ इस चार्ज को ले आना पड़ेगा इस फील्ड में, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट कराते हैं तो वहाँ हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इस चार्ज को भी जब हम फोर्स के साथ लाएंगे इस फील्ड के पास, इस फील्ड में ले जाएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क के कॉन्सेप्ट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, पहले समझिएगा। इन्फिनिटी से, अब कहोगे यार इन्फिनिटी कहाँ से ला दिए, अभी तक चार्ज वगैरह बता रहे थे, इन्फिनिटी कहाँ से बीच में ला दिए। तो कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशंस होती हैं, उनमें ये टर्म आते हैं, हम उन टर्म्स को समझा ही सकते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। इन्फिनिटी हमारे फिजिक्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी दूर से हम किसी चार्ज को ले आ रहे हैं, इतना समझिए, बहुत दूर से। यहाँ तो मान लीजिए आप कहोगे सर आप तो सिर्फ आई थिंक 10-15-20 सेंटीमीटर से दूर लग रहा है, कहाँ इन्फिनिटी है। तो बोर्ड पे इतना नहीं शो करते हैं, बोर्ड पे समझाने के लिए कहते हैं कि बस इतना पास में, बट एक्चुअली काफ़ी दूर है। तो जब भी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी रीजन में हम लाते हैं
तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, तो वही जो वर्क डन होता है ना उसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देते हैं। यानी कि एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज का मतलब समझ रहे हैं, चार्ज का अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, वो भी कितना माना गया है, यूनिट। ठीक, तो जब हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं या किसी पॉइंट तक ले आते हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट या उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा उस यूनिट चार्ज के करस्पॉन्डिंग, उस वर्क को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे। देखिए भी डिफरेंशियल लिखेंगे समझ आएगा। हम लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, ब्लैक हेडिंग से, ब्लैक पॉइंट से लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving, the amount of work done in moving a unit charge, the amount of work done in moving a unit charge from infinity to a point in an electric field, तो डियर फ्रेंड समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी इन्फिनिटी से किसी यूनिट चार्ज को आप ला करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को आप क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हमने इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाया उस फील्ड में, अब हम करेंगे क्या, अब इसी फील्ड में हम चल रहे हैं, ये जो इस चार्ज का फील्ड है, इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी फील्ड में हम एंटर कर जाते हैं और इसी चार्ज को जो हम अभी इन्फिनिटी से ला रहे थे उसी को इसी फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घुमाएंगे। कभी यहाँ से यहाँ ले गए, कभी यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, कभी यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब इस चार्ज को अब मूव कराएंगे, चल करके ले जाएंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसी फील्ड के अंदर में घुमाएंगे। तो इस केस में हम पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है। वो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, हम समझ गए हम क्या बताने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इतना इरेज कर देते हैं, नोट करना कर लीजिएगा, इसे भी इरेज करते हैं। और चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा डिस्कशन कर लें हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थोड़ा मार्कर मेरा देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिए, कोई बात नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, क्या है, समझेंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ भी वर्क डन से के कॉन्सेप्ट से बताएं, यहाँ भी वर्क डन के हेल्प से हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उस एजेंट को, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ता है वो अमाउंट आपका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे थोड़ा डिफरेंट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को फील्ड से फील्ड में ही नहीं मूव करा रहे थे, उस चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक पहुंचा रहे थे। तो उस समय में जो वर्क करना पड़ा था स्टूडेंट्स, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को आप मूव कराएंगे तो उस दौरान जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। जैसे हम डिस्कस करें, सॉरी थोड़ा हीट हो ज़्यादा, तो जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे, इसे पूरा इंग्लिश करते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट ए है हमारा यहाँ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी से ए तक हम चार्ज को ले जाना चाहते हैं। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज क्यू है। इतनी बात समझ में आई। हम एक चार्ज क्यू को पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ क्या करना चाह रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम डिफाइन करेंगे कि द वर्क डन in moving a unit charge, सिंपल कहिए, in moving unit charge from one point to another point, ठीक है स्टूडेंट्स, from one point to another point in an electric field, is
is known as is called पोटेंशियल डिफरेंस। वो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ना कि वो चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस कहे जाएंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस यानी मेरी बात समझ रहे हैं कि हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो इस दौरान जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया जाता है। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपका डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, वी ए माइनस बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। एक्चुअली ये फॉर्मूला आपके सामने पोटेंशियल डिफरेंस का बन के सामने आता है। पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं यार, ये पॉइंट बी पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसको किसी और वे में भी समझते हैं। ये तो स्टैंडर्ड मैंने समझाया कि इस फॉर्म में हम समझेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को अगर सिंपली समझना है तो ऐसे समझेंगे कि दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल में, वही अगर मैं कहूँ कि ये 120 वोल्ट का पोटेंशियल है यहाँ पे और यहाँ पे 80 वोल्ट का पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 40 वोल्ट का है ना। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ही सिंपली समझेंगे, लेकिन जो एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट है उसको समझना है तो हम ये कॉन्सेप्ट लेंगे क्या, कि जब किसी एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव कराते हैं तो इस दौरान हमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्या है कि जनरली अगर आप यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करें, निकाल सकते हैं जनरली आप यूनिट, तो वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। आप पुट कर दीजिए तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट आ जाएगी। तो यहाँ से यूनिट की अगर हम बात करें तो देखेंगे जनरली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट बता रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस के मेजरमेंट है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है ना, ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ से हम करेंगे 1 वोल्ट जब आएगा तो वो आएगा आपका, हम 1 इसलिए रख रहे हैं इसके यूनिट को बताने के लिए, जूल अपॉन में है ना, जूल अपॉन में 1 कूलम्ब। मेरी बात समझ रहे स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आप एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल इंटू सी टू द पावर -1। कूलम्ब जब ऊपर जाएगा तो माइनस में उसकी पावर चेंज हो जाएंगे। आपको पता है कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करते हैं तो उसके पावर में नेगेटिव साइन का चेंज आता है। तो यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट में जो रिलेशन 1 वोल्ट और जूल और कूलम्ब में क्या रिलेशन मिला, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। ये स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यही से आपके एग्जाम्स वगैरह में 1 वोल्ट काफ़ी फेमस डेफिनेशन पूछते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो आपको 1 वोल्ट डिफाइन करना है, तो 1 वोल्ट का मतलब इसको 1 करना है। ये 1 कब होगा, जब वर्क डन भी 1 जूल का हो और जो चार्ज आप मूव कर रहे हो वो भी यूनिट चार्ज का हो। यानी कि when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, then potential difference is said to be 1 volt। मैं लिखवा नहीं रहा, समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट, समझिए इस बात को कि when the 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from point A to B, then the potential difference is said to be 1 volt। समझ में आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, इनके कॉन्सेप्ट, इनके 1 वोल्ट के डिफिनेशंस भी, तो इतना समझ में आ गया। तो अब चलिए जरा आप आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने जब शुरू किया था चार्ज बता रहा था तो मैंने बताया था वहाँ पे, आज ही बताया अभी कुछ देर पहले, कि पोटेंशियल डिफरेंस एक रीजन होता है। अभी नहीं बताएंगे, अभी समझेंगे, पहले समझेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज को जरा समझते हैं, क्योंकि अब देखो अब हमारा जो नया कॉन्सेप्ट होगा, अब हम करेंगे क्या, अब चार्ज को मूव कराएंगे। चार्ज को क्या कराएंगे, मूव यानी कि फ्लो कराएंगे। और एक खास बात मैंने बताना भूल गया, चार्ज की एक और खास बात होती है कि वो फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। चार्ज की एक खास बात क्या होती है कि वो चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर वे में फ्लो कर सकता है। तो अब हम चलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज को देखेंगे, ताकि यही से हम अपने अगले कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट की तरफ क्या हो सकें, आगे बढ़ सकें। न्यूमेरिकल्स अभी नहीं किया है, इसमें आएंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अभी फॉर्मूले तो आपके सामने मिल गए हैं, है ना। अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला आपका आ चुका है, वो
Q इज इक्वल टू एन इंटू ई वाला, और एक अभी अभी हम लोगों ने लिखा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो इसमें हम न्यूमेरिकल का वही काम करेंगे, देखेंगे बीच बीच में। इसमें ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हुआ तो न्यूमेरिकल लाएंगे, इसमें बीच बीच में एक एक न्यूमेरिकल वाले सेशन वीडियोस लाते रहेंगे, लेक्चर्स लाते रहेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई थिंक वो होना चाहिए आपका फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, समझ लेते हैं इसको। एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा एक्टिविटी करके फ्लो ऑफ चार्ज में। यहाँ देखिए डायग्राम बना रहे हैं, दो एक्चुअली डायग्राम बना रहे हैं। हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर P है और एक स्फीयर N है। ये स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज है आपका, और इस स्फीयर में टोटली क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, रुको थोड़ा इसको आगे को कर देते हैं, N को यहीं पे रहने देते हैं, इस P को थोड़ा इधर ला देते हैं। देखें आपके पास दो स्फीयर है P और N, जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस पे है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इस पे, यानी कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस उनका नेचर अलग है। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे टोटल नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज Q को, ठीक है चलो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज Q को पॉइंट B से पॉइंट A के पास ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू मूव a positive charge Q from point B to point A. During this movement, which type of changes we will observe? Let us discuss about that. अब देखिए क्या करेंगे हम, चूंकि ले जाना चाह रहे हैं पॉइंट B से पॉइंट A तक इस चार्ज को, ठीक है, तो होगा क्या, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस चार्ज को ले जाने में आपको डेफिनेटली एक रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस होगा या रिपल्सन होगा, महसूस होगा आपको। और इधर से क्या मिलेगा आपको, एक तरीके का अट्रैक्शन। अट्रैक्शन आप समझ गए होंगे क्यों अट्रैक्शन क्यों रिपल्सन। चार्ज आपका पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट ए तक ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पहले ही पता है कि चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका स्फीयर P था, इसके पास टोटली पूरा पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और आप एक पॉजिटिव चार्ज को A के पास ले जाना चाह रहे हैं, और A किसके करीब है, इस स्फीयर के पास। तो जब इस पॉजिटिव चार्ज को आप A के पास ले जाएंगे, मूव कराएंगे, तो इस मूवमेंट के दौरान ये मेटालिक, ये जो स्फीयर P है, ये इस चार्ज पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि इन दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड नेचर क्या है, सेम है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा के इस तरफ इसको क्या करेगा, धक्का देगा, धकेलेगा। वहीं ये स्फीयर जो N है, नेगेटिव चार्ज पे, वे इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, लेकिन आपका इन अट्रैक्शन और रिपल्सन पे हमारा कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल बस इस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने तक ही है। ये तो अपने आप हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये इसका नेचर है ना। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम खुद इस चार्ज को इधर धकेलना चाह रहे हैं, इसके पास ले जाना चाह रहे हैं। हमारा मेन मोटो था कि हम इस चार्ज Q को पॉइंट B से A तक ले जाएं। तो इस ले जाने के दौरान ये हमने देखा कि चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये जो स्फीयर P है वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, इस और ये पॉजिटिव चार्ज Q पे ये जो स्फीयर है नेगेटिवली चार्ज वाला, वो क्या करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको इसको पॉइंट B से पॉइंट A तक ले ही जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। ठीक है, तो B से A तक अगर आप ले जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज Q को लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। चार्ज Q को अगर B से A ले जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। हम चाहते हैं ना कि इस चार्ज Q B से A जाए तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, और हमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना।
क्योंकि सोचो ना, आप अगर इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फोर्स आप नहीं लगाएंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि आप इसको यहाँ से यहाँ ले जा सकें, क्योंकि आप फोर्स लगाएं चाहे ना अप्लाई करें, ये स्फीयर लगातार इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, यानी ये चाहेगा कि ये चार्ज इधर ना आए, ये चाहेगा कि ये चार्ज क्यों जो है वे इसके पास ना आए। तो आप फोर्स अप्लाई करो चाहे ना करो, ये जरूर आपको फोर्स अप्लाई करके दूर करेगा। तो आपको अब यहाँ एक चुनौती मिलेगी कि आपको करना क्या पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने के लिए आपको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस स्फीयर P के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में इस चार्ज को, अगर आप मूव कराना चाहते हैं B to A। तो मेरी बात समझे? तो बताओ, फोर्स भी आप इधर अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इधर ही हो रहा है, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा पॉजिटिव होगा कि नहीं? आप वर्क के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो उस केस में वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए ना कि जब हम चार्ज क्यू को बी से मूव कराएंगे तो हमें वर्क डन कैसा है, वहाँ जो वर्क डन हमारे द्वारा होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मूव द चार्ज plus q from point B to point A, we have to apply, है ना, we have to apply a force on left side, ठीक, and the work done will be पॉजिटिव। बताइए वर्क डन क्या होगा यहाँ, पॉजिटिव होगा कि नहीं? अच्छा, हमने पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट देखा है क्या, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। ठीक, आज देखिए चार्ज भी आप पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे हैं, वर्क भी पॉजिटिव आ रहा है, तो बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा नहीं? कंफर्म देखना, वर्क डन भी पॉजिटिव हो रहा है और जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो इन दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज पॉजिटिव। VA माइनस VB जो क्या है वो पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है कि दो नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है? जब बड़ा, ये पहला वाला नंबर ग्रेटर होता है और दूसरा वाला क्या होता है? स्मॉलर होता है, तभी ना पॉजिटिव आते हैं। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं क्लियरली VA इज ग्रेटर देन VB। जरा सोचो इस पे, सही बात है कि नहीं? क्लियरली VA इज ग्रेटर देन VB। कंफर्म भी है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू कभी तभी देगा जब ये वाला टर्म क्या होगा? ग्रेटर होगा और ये वाला टर्म स्मॉलर होगा। यानी सिंपली ये आपको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर या जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होते हैं उनके पास या उनका पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव वालों के पास जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या होता है? लो। इन जनरल एक्चुअली तो अच्छा, अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि रिपल्सन है, अट्रैक्शन है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के पास हम कैसे कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है कि VA ग्रेटर देन VB, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वे हाई पोटेंशियल पे होते हैं या उनके पास हाई पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव चार्ज वालों के पास लो पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये भी निकला क्या कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज हाई पोटेंशियल, कंफर्म, has high potential, and negative charged body has low potential। यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज वाले के पास लो। ठीक है, ये मैंने एग्जैक्टली करके दिखाया इसलिए हम ऐसा कह पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझिए। अब होगा क्या कि हम इसी जो हमारा
स्फीयर P है और एक हमारा स्फीयर N है। हम क्या करेंगे, इसको एक वायर से जोड़ दे रहे हैं। किससे जोड़ दे रहे हैं? एक कंडक्टिंग वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो बताओ, जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या कनेक्ट करने से पहले एक और बात समझो, अगर यही पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव होता तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगता और ये इसको रिपेल करने लगता। यानी कहने का ये मतलब है कि जब भी तुम दो चार्ज स्फीयर के बीच में किसी तीसरे चार्ज को रखोगे तो वो चार्ज अपने आप मूव करेगा, ठीक है। एक स्फीयर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा वाला उसको अपने से रिपेल करेगा, है ना। तो इस वजह से वो चार्ज, यानी कि जब भी दो चार्ज बॉडी के बीच में आप किसी स्फीयर को रखेंगे, सॉरी किसी तीसरे चार्ज को रखेंगे, तो वो चार्ज हमेशा क्या करेगा, मूव करता रहेगा। और आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपने देखा कि इस मूवमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे था, तभी ये चार्ज प्रॉपर तरह से मूव कर रहा है। क्यों पोटेंशियल डिफरेंस है? आप देख रहे हैं ना, VA इज ग्रेटर देन VB। यहाँ पे अगर यहाँ VA इज इक्वल टू VB होता तो हम कहते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है ही नहीं, लेकिन VA इज ग्रेटर देन VB का मतलब इन दोनों स्फीयर के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस की ही वजह से चार्ज का फ्लो होता है। हम प्रूव करेंगे अभी कुछ देर में। अब क्या करेंगे, हम जब वायर से इसको इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे इस स्फीयर को, तो होगा क्या, ये लो पोटेंशियल पे है और ये हाई पोटेंशियल पे। चूंकि नेगेटिव चार्ज भी है तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है ना, ये आपको मालूम है। तो होगा क्या, जैसे आप एक वायर से इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ट्रांसफर होना शुरू होंगे। कौन से स्फीयर में? स्फीयर P में, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फ्रॉम स्फीयर N टू स्फीयर P and this transfer of electrons will occur until the both spheres contains equal amount of charge। जब तक इन दोनों अमाउंट इस चार्ज मतलब कि दोनों स्फीयर पे इलेक्ट्रॉनों का एक इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, तब तक ये इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर N से स्फीयर P में क्या होते रहेंगे, ट्रांसफर होते रहेंगे। एक ऐसा समय आएगा इस इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो इन पूरे एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा कि जो चार्ज फ्लो करता है, यहाँ देखो चार्ज Q है ना, ये फ्लो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी इसमें यहाँ से यहाँ स्फीयर N से स्फीयर P में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो का मतलब डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब चार्ज कहीं भी अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसका मेन वजह होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पूरे एक्टिविटी से मुझे ये समझाना था, सिंपली हम इसको लिख सकते थे कि स्टेटमेंट में कि फ्लो ऑफ चार्ज इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। वो हमने एक्टिविटी से करके दिखाया, आपको समझ में भी आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तो चूंकि हमने फ्लो ऑफ चार्ज का डिस्कशन कर लिया है तो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में करंट वगैरह के बारे में। ओके।